हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऑर्थोगोनल सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे और इस ऑर्थोगोनल सिस्टम से कैसे वेक्टर जनरेट करते हैं, कैसे एक वेक्टर को लिखते हैं, आज सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑर्थोगोनल सिस्टम, और इसी को हम लोग दूसरा भी नाम देते हैं, जिसे बोलते हैं क्या हम लोग, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और तीसरा नाम भी बोल सकते हैं क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और फिजिक्स में हम लोग इसी को नाम देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, देखिए अब ये जो पूरा सिस्टम है, अब रेक्टेंगल बनना चाहिए। मीन्स ये 2D के लिए बात करेंगे और 3D के लिए बात करेंगे। 2D का मतलब क्या हो गया, किसी भी प्लेन के लिए बात करेंगे, और 3D का मतलब क्या हो गया, किसी भी स्पेस के लिए बात करेंगे। ठीक है, अब 2D जो है इसमें क्या होगा, दो एक्सिस इन्वॉल्व होता है, एक x और एक y। समझ रहे हैं आप। 3D में कितना होगा, तीन एक्सिस इन्वॉल्व होता है, एक x एक्सिस, इसे नाम नहीं देते हैं, इसे देते हैं x एक्सिस, और ये y एक्सिस, और तीसरा क्या हो जाएगा, z एक्सिस। एक्चुअली में तीनों एक्सिस कैसे मेरा रहता है, देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये अपना z एक्सिस। ठीक है ना, हमें इससे बात करें 3D में। और 2D में क्या हो गया, ये x एक्सिस, और एक्चुअली में ये ऐसे है, ये y एक्सिस। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, ऑलरेडी जो हम जानते हैं उसके विषय में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि अगर कोई पॉइंट को डिनोट करना होगा प्लेन में, जैसे मान लिया मैं ये पॉइंट P है, अगर इसे आप डिनोट करते हैं तो जितना इस पॉइंट के पास पहुंचने के लिए आपको ओरिजिन से जितना डिस्टेंस x एक्सिस के अलोंग चलेंगे आप, उसे हम लोग x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और यहाँ पहले लिखते हैं x कोऑर्डिनेट को। ये मेरा कन्वेंशन है। और y एक्सिस पे जितना चलना पड़ेगा इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए, जैसे ये आप चल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, y कोऑर्डिनेट। y पे चलिए या y के पैरेलल चलिए, तो इसे किससे डिनोट करते हैं, y कोऑर्डिनेट। वैसे ही 3D में अगर बात करते हैं कि सर ये मेरा x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। अगर कोई पॉइंट मेरा यहाँ पे है, सोचिए यहाँ पे है, तो कैसे आओगे, यहाँ पे x एक्सिस में चलोगे x कोऑर्डिनेट, y एक्सिस में चलोगे y कोऑर्डिनेट, और z एक्सिस में चलोगे z कोऑर्डिनेट। समझ रहे हो, तो तीन कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होगा। लेकिन प्लेन में इसे कैसे शो किया जाए, ये हवा में ही है, जैसे यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, स्पेस में है, लेकिन कैसे यहाँ पे शो किया जाए, आपको लगेगा कि प्लेन में ही है, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये अपना पॉइंट P है। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम से x कोऑर्डिनेट चलेंगे, जितना x एक्सिस में मैंने डिस्टेंस चला, y में जितना चलूंगा y से, और जितना z में चलूंगा z से डिनोट करूंगा। ठीक है, इतना आप याद रखिए। इसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं देखिए, अब हमारे पास क्या है, हम डिटेल कर रहे हैं पूरा 2D सिस्टम को, 2D के विषय में पूरा डिटेल कर रहे हैं, मतलब प्लेन के विषय में। और जो प्लेन के लिए जो भी कंटेंट या जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसी कंसेप्ट का डायरेक्ट यूटिलाइज करेंगे 3D में, क्योंकि जो 2D के लिए वैलिड होगा जो वे, सिर्फ उसमें एक और डायमेंशन ऐड करना होगा। ठीक है, 3D के लिए। चलिए, अब देखिए, हम 2D के लिए एक x एक्सिस ले रहे हैं और दूसरा क्या ले रहे हैं, y एक्सिस ले रहे हैं। अगर इसमें हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं तो क्या होगा, जैसे हमने एक वेक्टर ले लिया, देखिए ये मेरा वेक्टर a है, ये क्या है, मेरा वेक्टर a है। ठीक है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम वेक्टर पॉइंट A को डिनोट कर रहे हैं। अगर इसे वेक्टर के फॉर्म में डिनोट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, OA वेक्टर, और हम OA वेक्टर का नाम देते हैं वेक्टर A। तो मैं बोलूं कि OA वेक्टर क्या है, मेरा वेक्टर A है, और इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर। ठीक है, किसी भी वेक्टर को अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, पोजीशन वेक्टर। मैं दैट इज क्या बोलेंगे, जिसका टेल कहाँ पे हो, टेल कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो, और टेल ओरिजिन पे हो, एंड हेड कहाँ पे हो, हेड कहाँ पे हो आपका, जिस पॉइंट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी पॉइंट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, और टेल से आप हेड की तरफ चलोगे, टेल से हेड की तरफ चलोगे और वेक्टर कंस्ट्रक्ट करोगे। इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पॉइंट ए जो है, ये पॉइंट ए जो है, जो ओरिजिन से पॉइंट ए के तरफ हमने एक वेक्टर बनाया जिसका डायरेक्शन पॉइंट ए के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? अब अगर ये पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट के अनुसार क्या डिनोट करोगे आप, सर एक्स एक्सिस में जितना चले इस पॉइंट के पास पहुंचने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, और जितना वाई में चलेंगे वाई कोऑर्डिनेट, आपको पता है। अब वेक्टर है, अब वेक्टर के विषय में बात करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वेक्टर को रिलेट कर लें। ठीक है, तो देखिए वेक्टर ए जो है, मैं मान रहा हूँ कि एक्स एक्सिस से अगर अल्फा एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, कितना बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। तब की बात करें तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा आर एंगल्स ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम किससे, एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एनालिसिस के लिए हम ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे। तो हमें पता है सर कि आप ओ एम जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वह किस पे कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या है, इस पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट है। और अगर ए से वाई पे परपेंडिकुलर डालें तो हमें पता है सर, इसे अगर आप नाम दोगे एन, तो ओ एन क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, जितना आप डिस्टेंस वाई एक्सिस पे ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, आप समझ गए बात। तो क्या x का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से पता कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो OM को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए OM का नाम है कि वेक्टर A का, अगर हम इसे वेक्टर A मानते हैं तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करेंगे, A से। ठीक है, तो वेक्टर OM क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वेक्टर A का प्रोजेक्शन बोलते हैं। इधर से आप किसी भी लाइट रे को डालोगे तो इसका जो आपको शैडो बनता है उसका लेंथ क्या होगा, OM होगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। तो मैं बोलूं कि OM क्या डिनोट कर रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A। ठीक है, और इसका सर कुछ नाम है, हाँ, इसे बोलते हैं हम लोग कि वेक्टर A का एक पार्ट क्या है, OM है। तो इससे बोलते हैं हम लोग क्या, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। सर और इसे बोल सकते हैं, और एक वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, अगर किसी वेक्टर A है, अगर कोई वेक्टर A है, इसे एक से ज़्यादा पार्ट में आप तोड़ देते हो तो उसे बोलते हैं रिजोल्यूशन, कि हमने एक वेक्टर को एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर A ऑन एक्स एक्सिस। समझ रहे हैं? और इसे ही बोलते हैं क्या, कि ये कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, OM क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर A का एक्स एक्सिस के एलोंग मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो क्या इसे मैं नाम दे सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एलोंग एक्स एक्सिस। इसमें से कुछ भी लिखा हुआ रहे तो आप समझ जाना कि ON है। सिमिलरली हम ON के लिए भी बोल सकते हैं। ON मेरा क्या डिनोट कर रहा है, ON क्या डिनोट कर रहा है, तो क्या बोले, पहला नाम क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A। यहाँ लिखे हैं तो पूरा अगर एक्सप्लेन करके लिखे जाए तो क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ON को क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वाई एक्सिस। और इसे क्या नाम दे सकते हैं, कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A किधर, एलोंग
वाई एक्सिस, और इसे क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, देखिए ये दूसरा भी नाम हो गया। तीसरा क्या बोल सकते हैं, रिजोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ए किधर, एलोंग वाई एक्सिस या ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, जो आप लिख दीजिए। और तीसरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एलोंग वाई एक्सिस। समझ गए आप। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से पता करते हैं कि ON को कितना लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में। देखिए अगर मैं इस डायग्राम से OAM ट्रायंगल ले लूँ, ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट O है, O से मैंने वेक्टर A जो बनाया उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया हूँ, और ये मेरा पॉइंट A है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, A है, ठीक है। और इसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A ऐसे भी लिख देंगे। और O से हमने इस एक्स एक्सिस के ऊपर क्या किया था, परपेंडिकुलर डाला था, डाल दो M है, ठीक है। और यह एंगल कितना था, अल्फा। मुझे ये पॉइंट O है, OM चाहिए, तो मैं क्या बोलूँ कि OM जो होगा कॉस अल्फा, आप लिखिए, उसमें क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, पता है आपको सब, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो भी रिमेनिंग बचा वो क्या होगा, बेस होगा। तो बेस कितना है मेरा, सर OM है, और हाइपोटेनस कितना है, A है। तो OM आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या, A कॉस अल्फा। वैसे ही अगर मुझे AM चाहिए तो क्या मैं लगाऊं, साइन लगाऊं, क्योंकि साइन अल्फा देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, AM है, और हाइपोटेनस क्या है, A है, ठीक है। तो हम AM इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, A साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर, देखिए यहाँ से क्या सीखा हमने, अगर सर कोई वेक्टर A है मेरा, इसे वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, और इसका मैग्नीट्यूड आप A मान रहे हो, अगर यह वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, एक्स एक्सिस से अगर ये अल्फा एंगल बनाता है तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, OM होगा, और इसे आप जो कि कोऑर्डिनेट के फॉर्म में x लिख रहे हैं, इसे रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आप लिख सकते हैं क्या, ये मैग्नीट्यूड ऑफ A, और इसका क्या ले लोगे, कॉस अल्फा, ठीक है। और जो हमारा AM आपने आया, ये क्या है, एलोंग वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के एलोंग कितना इसका कंपोनेंट होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के टर्म में। तो अगर आप इसे y लिख रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आप इसे ही लिख सकते हैं कितना, A साइन अल्फा। अभी हम लोगों ने निकाला, अगले पेज में देख रहे हैं, P निकाले हैं आपने, A साइन अल्फा, और ये कितना निकला आपका, A कॉस अल्फा। इजी है कि नहीं। अगर देखिए, अगर यहीं पे मेरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये वेक्टर A है, ये वेक्टर A है, अगर इससे एंगल पता है आपको अल्फा है, और इससे एंगल पता है बीटा है, तो क्या सर हम लिख सकते हैं, हाँ, अगर एंगल आपको पता होगा तो डायरेक्ट इस वेक्टर A का जो मेरा कंपोनेंट होगा सर OM, इसको सर हम लिख सकते हैं कितना, A कॉस अल्फा। अगर यहाँ पे वैसे ही एंगल पता है तो क्या y कंपोनेंट लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ बीटा। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, ये क्या है, n है, ठीक है। तो कितना लिख सकते हैं, A कॉस बीटा, समझ रहे हैं, A कॉस बीटा। और अगर अल्फा के टर्म में लिखना है तो आपने सीखा था कि ये इस साइड को हम लोग लिख सकते हैं कितना, A साइन अल्फा। तो आप जब वैल्यू रखोगे इसमें अल्फा का और A से मल्टीप्लाई करोगे तो जितना इसका वैल्यू आएगा न्यूमेरिकली, उतना ही वैल्यू किसका आएगा, A कॉस बीटा का आएगा। देखने में आपको अलग अलग लग रहा है, लेकिन जब वैल्यू पुट करोगे तो सेम आ जाएगा। सर वैल्यू पुट करो, मैं मान रहा हूँ कि अल्फा 60 डिग्री है, तो आपको पता है कि ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर A का वैल्यू हम लोग 5 ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A
इज इक्वल टू मैंने 5 कंसीडर कर लिया। तो रखो इसका कैलकुलेट करो, 5 cos 30, 5 cos 30 तो कितना हो जाएगा 5 और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 तो कितना हो जाएगा 5 √3/2 और यहाँ पे रखो वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है 5 और sin 60 और sin 60 का वैल्यू कितना होता है ये 5 इंटू √3/2 sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 कितना जाएगा 5 √3/2 देख रहे हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद आपको सेम दिखेगा। तो अगर एंगल पता होगा तो कॉस में लिख लो, अगर एक ही एंगल पता है तो उसे क्या कर सकते हैं एक को कॉस में और दूसरे को साइन में। ठीक है, वैसे ही जैसे ये बीटा पता है तो आपने इसको लिख लिया कॉस में, तो क्या हम इसको लिख सकते थे, हाँ इसको भी आप लिख सकते हैं बीटा के टर्म में। क्या लिख सकते हैं ए और ये साइन बीटा हो जाएगा और फिर आप वैल्यू पुट करके देख लो सेम आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, पूरी चीज़ें ध्यान से समझते रहिए, सीखते रहिए। अब चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा और इस कंसेप्ट को डिटेल करते हैं। यहाँ तक हमने आपको जो समझाया था, अब इससे चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी ना? ठीक है, देखिए हमने आपके सामने लिया था एक एक्स एक्सिस, दूसरा क्या लिया वाई एक्सिस और यहाँ से हमने वेक्टर ए लिया था। ये मेरा वेक्टर ए है। ठीक है, और इसको यहाँ नहीं लिखे, यहाँ लिखते हैं कि ये अपना वेक्टर ए है और ये पॉइंट मेरा ए था। ठीक है, तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला एम आया और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला ये वाई है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और इसे क्या लिखा हमने एन लिखा। तो ये ओ एम हमें मिल गया। इसे क्या लिख सकते हैं एक्स और इसे क्या लिख सकते हैं ए। अगर ये अल्फा एंगल है तो सर क्या लिखोगे आप ए कॉस अल्फा। ठीक है, अगर हमें कोई बोले कि कंपोनेंट वेक्टर बताओ या प्रोजेक्शन वेक्टर बताओ ए का एलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या बोल सकते हैं, जो भी नाम मैंने बताया उसमें सिर्फ वेक्टर ऐड कर दो। तो अगर हम बोले कि ओ एम वेक्टर को बनाओ, ओ एम वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एलोंग एक्स एक्सिस और इसे क्या बोल सकते हैं कंपोनेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एलोंग एक्स एक्सिस। जो नाम देना है आप दे दीजिए। तो कैसे लिखते हैं किसी भी वेक्टर को, हम जब यूनिट वेक्टर पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि कोई भी वेक्टर लिखना होगा तो सर मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड और उसके एलोंग यूनिट वेक्टर। तो अगर एक्स एक्सिस के एलोंग लिखना है तो क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड और क्या हमें चाहिए यूनिट वेक्टर एलोंग दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें ओ एम लिखना होगा, ओ एम मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर या कंपोनेंट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ओ एम वेक्टर लिखना होगा। आप समझिए नाम मैंने ऊपर टोटल डिटेल कर दिया है, ओ एम वेक्टर लिखना होगा। तो ओ एम का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, क्या एक्स लिख सकते हैं आप या क्या लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा लिख सकते हैं, जो लिखना है लिख लीजिए। और इसमें सर क्या लगा देंगे हम लोग, क्या किधर है एक्स एक्सिस के एलोंग, तो एक्स एक्सिस के एलोंग हमें यूनिट वेक्टर पता है आई कैप, वाई एक्सिस के एलोंग पता है मुझे जे कैप, तो इसके यूनिट वेक्टर को लिख दो, एक्स एक्सिस के एलोंग क्या है आई कैप, वेक्टर फॉर्म में हो गया। वैसे ही अगर हमको लिखना होगा किसके ओ एन को, ओ एन वेक्टर मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर एलोंग किधर वाई एक्सिस या कंपोनेंट वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस, तो क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एन। ओ एन कितना हो जाएगा, अगर इस अल्फा के टर्म में बात करें तो आप लिखोगे कितना ए साइन अल्फा। अगर ये एंगल बीटा के टर्म में बात करें तो आप क्या लिखोगे, सब मैंने पहले समझा दिया है फिर लिख रहा हूँ, क्या लिखोगे इसका ए, चलिए ओ एन को अगले पेज में लिखते हैं, स्पेस की कमी है। ठीक है, ओ एन को कितना लिखा जाए, ओ एन वेक्टर को कितना लिखा जाए, अगर अल्फा के टर्म में लिखेंगे तो ए साइन अल्फा, अगर बीटा के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखोगे ए कॉस बीटा, और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म में लिखोगे तो इसे क्या लिखोगे वाई, और इसको किससे डिनोट कर देंगे जे कैप से।
ठीक है। तो अगर अब वेक्टर ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई क्या, वेक्टर ट्रायंगल अप्लाई। अब चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, इन ट्रायंगल। किस ट्रायंगल में, यहाँ पे देखिए OAM में, ठीक है। किस में करते हैं, OAM में, OAM में। चलिए बना लीजिए आप यहाँ पे, ये मेरा वेक्टर A है, ठीक है। अब हमने OM को यहाँ से वेक्टर के फॉर्म में बना लिया है। ये OM मेरा वेक्टर है और सर यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, ये M है, ये O है, ठीक है, और ये A है। और हमने AM वेक्टर को या यहाँ अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ON होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है, तो ये N है। तो अगर इसे वेक्टर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, MA वेक्टर या ON वेक्टर हमने निकाल रखा है। ये ON वेक्टर लिखो या MA वेक्टर लिखो, दोनों पैरेलल वेक्टर है सिमिलरली, है ना। तो अगर ट्रायंगल्स लॉ अप्लाई करोगे तो देखो OM वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लिख सकते हैं कि OM वेक्टर जोड़ MA वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, OA वेक्टर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ OM वेक्टर प्लस MA वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, OA वेक्टर। क्लियर है आपको। OM वेक्टर को हमने 3 फॉर्म में लिखा है, आपको जो मन करे वहाँ लिख लीजिए। मैं इसे x लिख रहा हूँ, ठीक है, और आपको मन करे तो आप इसे अगर एंगल अल्फा मान रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, A cos अल्फा। अगर इस बीटा के टर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, A sin बीटा। आप जो मन करे वो लिखिए इसका मैग्नीट्यूड, और इसमें क्या कर सकते हैं आप आई कैप लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर लिखना है ON को तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर अल्फा के टर्म में लिखिएगा तो A sin अल्फा हो जाएगा। अगर बीटा के टर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, A cos बीटा हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखिएगा तो ये कितना डिनोट करे, y कोऑर्डिनेट, और इसमें क्या लगा लीजिए आप, J कैप, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसका x लिख रहा हूँ, लिखने में ईजी है, तो x और ये i कैप, और इसे क्या लिख सकते हैं, y j कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मेरा वेक्टर A। समझ रहे हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले बोला था कि इस पॉइंट को अगर ये जो पॉइंट A है इसका कोऑर्डिनेट x और y दे दे तो क्या इस कोऑर्डिनेट के हेल्प से आप OA वेक्टर को या वेक्टर A को लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। क्या करिए, जो इसका x कोऑर्डिनेट है उसमें x एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसे अटैच कर दीजिए, जो y कोऑर्डिनेट है उसे लिखिए और जो y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है उसे अटैच कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मेरा वेक्टर A का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए एक्चुअली में हम देखें तो वेक्टर A को हम लोगों ने 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक xi वेक्टर और एक yj वेक्टर। एक्चुअली में ये मेरा x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है, मतलब वेक्टर A को हमने 2 पार्ट में रिजॉल्व कर दिया, 2 पार्ट में तोड़ दिया। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हेडिंग देते हैं। समझ रहे हैं। तो मैंने इसी में इस टॉपिक को कवर कर लिया। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हमने क्या बोल सकते हैं, हमने वेक्टर A को क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हम इसे बोल सकते हैं क्या है, ये मेरा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर A है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसी ट्रायंगल से अगर मैग्नीट्यूड के रूप में बात करें, अगर हम मैग्नीट्यूड के लिए बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का बात करें, तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा ट्रायंगल अब मैग्नीट्यूड के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो मेरा क्या है, ये O पॉइंट है, ये मेरा A पॉइंट है। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और मेरा क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये 90 डिग्री है और ये मेरा पॉइंट M है। ये दूरी मेरा A है, ये दूरी कितना है, x है, और ये दूरी y है। तो मैं पूछूं कि A मुझे बताओ, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ और इसके अनुसार बोल सकता हूँ कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो कि हाइपोटेनस क्या है मेरा h है, अगर ये अल्फा एंगल है तो मैं इसे परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ और इसे क्या बोल सकता हूँ, बेस बोल सकता हूँ। आप समझ रहे हैं पूरी की पूरी कहानी, कितना बार मैंने बोल दिया। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर। तो मैं पूछूँ A इक्वल टू, तो क्या बोलोगे, स्क्वायर
लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट में चला जाएगा और पूरा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाए एक्स और वाई, तो जो इससे ओ ए वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड आप बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं क्या? एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर जोड़ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर रूट। क्लियर है? समझ रहे हैं बात को? तो मैंने 2D से रिलेटेड जितनी भी रिजल्ट थी सबको आपके सामने एक एक करके क्लियर कट समझा दिया। ठीक है, ताकि आपकी कंसेप्ट पूरी बूस्टअप हो जाए। अब इसी की हेल्प से हम लोग 3D की बात कर लेंगे। ठीक है, इसी की हेल्प से हम लोग 3D की बात कर लेंगे। अब जो हमने पढ़ा उसे नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा उसे नोट के फॉर्म में एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। इसे एकदम आपको याद रखना है, दिमाग में फिट रखना है। ठीक है, नोट के फॉर्म में लिखते हैं सर, NOTE नोट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, पहला कि अगर कोई पॉइंट अगर दिया हुआ है, अगर ये मेरा पॉइंट है XY, एक कोई मेरा पॉइंट है XY, यहाँ पे बना ही लेते हैं। ये मेरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। प्लेन में कोई पॉइंट A दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, तो सर हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा जिसका टेल O पे होगा और हेड पॉइंट A पे होगा। O से A की तरफ एरो का डायरेक्शन रखेंगे। ठीक है, तो जो सर अगर ये पॉइंट है तो हम इस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। कौन सा पोजीशन वेक्टर? OA। क्या हो जाएगा? x कंपोनेंट इंटू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है क्या है आपका आई कैप, और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। लिख सकते हैं x और ये आई कैप, और वैसे ही y कंपोनेंट और इसे क्या कर सकते हैं? जे कैप। क्लियर है सर? इसका मैग्नीट्यूड तो मतलब OA पोजीशन वेक्टर जो बना इसका अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछे या हम इसे A से डिनोट करें तो क्या करेंगे सर? स्क्वायर रूट ऑफ जो x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जो y कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर x को आप क्या लिख सकते हैं? अगर ये अल्फा यह एंगल अल्फा होगा तो इसे लिख सकते हैं कितना? A cos अल्फा। अगर सर यह एंगल बीटा दे दे तो उसके टर्म में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कितना? A साइन बीटा। अगर इसे कोऑर्डिनेट आप लिख रहे हैं तो ऑलरेडी इसके टर्म में लिख ही रखे x। अगर ये डिनोट करे x तो ठीक है, x डिनोट कर ही रहा है तो और इसे लिख सकते हैं हम लोग x। वैसे ही सर y को आप लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं y कौन सा दूरी है? ये है n और ये अपना क्या है? m। तो कितना लिख सकते हैं? अगर अल्फा के टर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? a साइन अल्फा। और अगर सर बीटा के टर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? और a cos बीटा, और कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखोगे तो क्या? इसे y। ऑलरेडी तो आप लिख रखे हो y के टर्म में। ठीक है, तो पूरी हम लोगों ने जो कंसेप्ट सिखाना था उसे उठाया और क्लियर कर दिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट कर दिया। बच्चों इसको OA, ये जो आपने ये जो वेक्टर को बनाया है पोजीशन वेक्टर OA, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। अगर कहीं लिखे कंपोनेंट फॉर्म में लिखे तो आप ऐसे लिख देना है कंपोनेंट फॉर्म। और इसका नाम क्या दिए थे? ऑर्थोगोनल ना, तो इसे और भी नाम देते हैं वेक्टर इन ऑर्थोगोनल सिस्टम। ठीक है, तो जो भी नाम आप देना है उस नाम से आप इस वेक्टर को बुला सकते हो, कंपोनेंट फॉर्म या वेक्टर इन ऑर्थोगोनल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको पूरी 2D को 100% एक्सप्लेन किया। अब हम लोग बात करेंगे 3D। अब चलिए हम लोग बात करते हैं किसका? 3D का। 3D में बात कर लेते हैं। ओके, देखिए 2D में थोड़ा सा 2D में हम लोगों ने क्या बात किया था कि अगर मेरे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अगर कोई पॉइंट P दिया हुआ है तो इसे हम x y कोऑर्डिनेट, अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में P पॉइंट, इसे हम ये पॉइंट मान लेते हैं जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो सर पोजीशन वेक्टर OA लिख सकते हैं, OA लिख सकते हैं। और इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में, ये जैसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं OA वेक्टर को कैसे? या इसे वेक्टर A बोलेंगे
ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, एक्स कंपोनेंट इसमें आई कैप लगा दो सर, वाई कंपोनेंट और वाई अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे लगा दो जे कैप, ये मेरा यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया सर। अगर सर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो भी आप निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर जोड़ वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर जो ओ ए मेरा वेक्टर है, अगर यह एंगल अल्फा बना रहा है तो सर इस एंगल को भी पता कर सकते हैं, कैसे, tan अल्फा इज इक्वल टू, पिछले लेक्चर में डिस्कशन हो गया है, फिर भी हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा और ये मेरा बेस हो जाएगा, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है y अपॉन एक्स, हमें y भी पता है और हमें x भी पता है, वेक्टर में भी पता है और कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी पता है, ठीक है। तो आपको जैसे मन करे वैसे लिख लीजिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं 3D सिस्टम की, ठीक है। तो सर 3D में आप क्या करोगे, मैं बोलूँगा 3D में मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, यहाँ देखिए, बस सिमिलरली उसी चीज़ों को एक बार आपके सामने रिप्रेजेंट कर देना है। ये मेरा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये जेड कोऑर्डिनेट है। कैसे है सर, देखिए यहाँ पे ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है रेड वाला, ब्लू वाला क्या है वाई कोऑर्डिनेट है और ये मेरा जेड कोऑर्डिनेट है, ये समझ रहे हैं, और यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, एक्स वाई और ये जेड, ठीक है। तो इस वेक्टर को मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ वाला, ठीक है, और एक पॉइंट ए नाम दिया, इसका कोऑर्डिनेट लिखो एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो जैसे आप पोजीशन वेक्टर बनाए थे तो ए पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं, कैसे सर, मिला दो, ओ पॉइंट को टेल मानते हुए और ए को पॉइंट को हेड मानते हुए एक वेक्टर बनाओ ओ टू ए के डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मीन्स ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और ओ ए, ठीक है। तो अब देखते हैं वेक्टर ए और ओ ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें पता है सर वेक्टर ओ ए आपको लिखना है या वेक्टर ए लिखना है, तो आप इजीली लिख सकते हो, कैसे सर, एक्स और इसमें क्या करो, किधर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ना, बोलिए। तो एक्स कंपोनेंट इसमें इधर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे लिख अटैच कर दो, आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट और इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा क्या, के कैप, लिख लिया आपने। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का, तो क्या था, स्क्वायर रूट के अंदर सर जो एक्स कंपोनेंट था उसका स्क्वायर, जो वाई कंपोनेंट था उसका स्क्वायर, जो जेड कंपोनेंट था उसका स्क्वायर। 2D आप पढ़े हैं, मात्र उसमें एक जेड कंपोनेंट बढ़ जा रहा है, सेम एक्सप्लेनेशन, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, किसी भी प्रकार की। अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, देखिए ध्यान से, हम आपको मन करे तो एक क्यूब बना लो या क्यूबॉइड बना लो, जो आपको इच्छा करे आप बना लो। तो मैं क्यूबॉइड बना रहा हूँ, ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन काफ़ी इजी है, थोड़ी सी आपको 3D में सोचना पड़ेगा। देखिए ये मेरा एक्स एक्सिस है और मैं इसे इस एज को वाई एक्सिस मान रहा हूँ और इस एक्स को एज को क्या मान रहा हूँ, जेड एक्सिस। और हमें पता है सर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं आप, आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या लिखते हैं, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या लेते हैं, के कैप। और ये पॉइंट मेरा क्या है, ओरिजिन है, 0 0 0 और इसे ओ लिखते हैं। और जो मैंने आपको स्पेस में दिखा रहा था, जो पॉइंट, जो स्पेस में मैं पॉइंट दिखा रहा था यहाँ पे, वह कौन सा होगा, यहाँ पे ये, ठीक है। और ये मेरा पॉइंट ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे x में चलना पड़ेगा, फिर y में चलना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मुझे x में चलना पड़ेगा,
फिर y में चलना पड़ेगा और फिर मुझे z में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखिए इसको कलर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ। ये डायगोनल, इस डायगोनल को हम पहले पता कर लेते हैं। ठीक है, इस डायगोनल को बता सकते हैं क्या, हम लोग नाम देते हैं ओ, ये अपना ए, ये तो ये हो गया है, इसे नाम देते हैं बी, इसे नाम देते हैं सी, इसे नाम देते हैं डी, ई, एफ, जी। ठीक है, तो अगर ओ सी हमसे कोई पूछे तो हम बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं, क्यों, ये मेरा 90 डिग्री है ना। ठीक है, तो कितना बता सकते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, ओ सी हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं ओ सी स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और एक्स एक्सिस में जितना चलता है उसे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस में जितना चले वाई कोऑर्डिनेट, और जेड एक्सिस में जितना चले उसे जेड कोऑर्डिनेट। तो ये कितना हो जाएगा, ओ बी कितना है मेरा एक्स है तो एक्स स्क्वायर, जो बी सी कितना है वाई है तो वाई स्क्वायर, और ओ सी अगर हमसे पूछा जाए तो क्या बता सकते हैं, स्क्वायर को हटाओ और दूसरे साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम बात करते हैं ट्रेंगल ओ सी ए में, ट्रेंगल ओ सी ए में मेरा पोजीशन वेक्टर ओ ए क्या होगा, देखिए ओ से ए की तरफ मिलाओ सर, ये होगा, और इस पोजीशन वेक्टर को ही तो हम वेक्टर ए से डिनोट करते हैं, और मैं पूछूँ इसका मैग्नीट्यूड बताओ तो आप कैसे लिखोगे, वेक्टर ए से। तो अब ट्रेंगल ओ ए सी में जो मेरा सी, ये सी होगा, कितना एंगल बनेगा सी पे, 90 डिग्री पता है। तो इसके सामने वाला साइड मेरा ए है, ठीक है ना, जिसका लेंथ ए है, तो मैं बोलूँ कि ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ओ सी स्क्वायर प्लस कितना, सी ए स्क्वायर, और ओ सी स्क्वायर का वैल्यू देखिए आप निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी ए कितना है, जेड है तो जेड स्क्वायर। तो अगर हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखना होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर ए और ए, तो क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप इजीली समझ गए कि अगर सर 3D में भी अगर हमसे कोई बात करे, 3D प्लेन में भी अगर कोई हमसे बात करता है कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये अपना जेड एक्सिस है, यहाँ कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है, तो आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं क्या, तो आप तुरंत बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, तुरंत लिख सकते हैं। ओ पॉइंट पे इसे टेल रख देंगे और ए पॉइंट पे हेड रखते हुए एक वेक्टर बना लिया। सर इस ओ ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स कंपोनेंट है इसमें, उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उससे को अटैच कर दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जो भी एक्सिस के अलोंग लिखना है उसका कंपोनेंट उसमें क्या करो, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर को अटैच कर दो, काम खत्म। और मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए ओ ए वेक्टर का तो बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर जोड़ वाई कंपोनेंट स्क्वायर जोड़ जेड कंपोनेंट स्क्वायर। क्लियर है, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमें पता है ओ ए वेक्टर है, इसको क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट फॉर्म है, या इसे क्या बोल सकते हैं, वेक्टर इन ऑर्थोगोनल सिस्टम। सिमिलरली सेम नाम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपने वेक्टर ए को 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है, तो इसे क्या बोल सकते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ए। तो हम ओ ए को बोल सकते हैं, ओ ए को क्या बोल सकते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ए along x y एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसे ही अलग से टॉपिक देके पढ़ाते हैं बहुत टीचर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आप जानते हैं हमारे ऑर्थोगोनल सिस्टम से एक्सप्लेन होता है, तो हमने क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, और बाकी आपको पूछेगा कोई x के अलोंग रिजोल्यूशन बताओ, तो आप बोलोगे x हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज बोलेगा मतलब वेक्टर फॉर्म में तो एक्स आई, वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो वाई जे, मैग्नीट्यूड में पूछेगा तो वाई, जेड एक्सिस के अलोंग पूछेगा तो क्या बताओगे, जेड एक्सिस के अलोंग पूछेगा तो जेड के क्या वेक्टर के फॉर्म में, और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पूछा जाए तो जेड। ठीक है, तो हर चीज़ आपके सामने हमने क्लियर कट एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसके बावजूद भी किसी को दिक्कत आए तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब थोड़ी सी जो पढ़े हैं उसी के विषय में बात कर लेते हैं। सर अगर यह एंगल अल्फा हो जाए
तो आप बता सकते हो, सॉरी यहाँ पे देखिए हम एक्स एक्सिस से ना एंगल अल्फा लिए थे, तो ये मेरा एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा हो जाए, वाई एक्सिस से बीटा अगर मैं मान लूँ सर, और जेड एक्सिस से अब तीसरा एक्सिस इन्वॉल्व हो गया तो एक नया एंगल इन्वॉल्व कर लेते हैं गामा। कोई दिक्कत है? तो सर एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, जिससे हमने एक्स से डिनोट किया है। सर इसे लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, अल्फा के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ए कॉस अल्फा। और वाई कंपोनेंट को लिख सकते हैं कितना? ए कॉस बीटा। जेड कंपोनेंट को लिख सकते हैं ए कितना? कॉस गामा। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का वैल्यू बता सकते हैं ना। देखिए अगर मैं वहाँ से पूछूं कि x इक्वल टू ए कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा का वैल्यू बताइए, तो बता सकते हो x कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। मैं y इक्वल टू लिखा, हमें पता चल गया ना y कंपोनेंट कितना है? a कॉस बीटा। तो आप बता सकते हैं सर कॉस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? y कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। वैसे ही मैं z कंपोनेंट लिखूँ तो क्या लिखोगे? a कॉस गामा। और इसे कैसे बता सकते हैं कॉस गामा को? सर जेड कंपोनेंट अपॉन वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पे जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का जो वैल्यू आता है, इसे नया नाम देते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अगले लेक्चर में इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा उसके अनुसार। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन कोसाइन एलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन हमारा मिल गया एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, यहाँ पे हम 3D के विषय में हर कुछ एक्सप्लेन कर दिए। अब अगला टॉपिक अपना होगा डायरेक्शन कोसाइन। और बच्चों इन सारे कंटेंट को बार बार आप रिवीजन करते रहिए। अगर कहीं दिक्कत आए तो कमेंट कीजिएगा, उसके अनुसार आपको मैं कोशिश करूँगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो अगले लेक्चर में फिर से रिविज़न के दौरान उसे हम लोग कवर कर लें और आपको समझा दें। ये सारी कंसेप्ट पूरी फिजिक्स में यूज होगी, तो आप इसे कभी भी एस्केप करके फिजिक्स पढ़ने की कोशिश नहीं करना। समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैं काफ़ी टाइम देके पूरी बेसिक कंसेप्ट पे काम कर रहा हूँ। चलिए अगले